एक्चुअली जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तब ये जो आपका आईसीटी कोर्स था उसमें भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि एक्सटेंशन क्या है। तो कोई बताना चाहेगा पहले? ओके चलिए, जो हमारा एक्सटेंशन है ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसमें एक्स है मीनिंग आउट एंड टेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग। मीन्स क्या है कि एक्सटेंशन में जो एक्चुअली क्या है कि जब भी हम लोग कुछ स्टडी करते हैं या फिर एजुकेशनल एक्टिविटी करते हैं तो मेनली हम वो किसी स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, कैंपस में करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन क्या है कि हमको इन सब ये जो बाउंड्रीज हैं इन सब से बाहर ले जाता है। कहाँ पर? जहाँ की रूरल पॉपुलेशन रहती है, रूरल लोग रहते हैं, तो वहां पर जाकर अगर हम उन लोगों के लिए कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको हम कोई चीज कोई सिलेबस ही पढ़ाएं या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ाएं, कोई भी ऐसा जो कि उनके बेनिफिट के लिए काम करे। ओके, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके लिए कि उनको जो कि उनको पता नहीं है, लेकिन अगर हम जाकर उनको उसके बारे में बताते हैं तो ये भी एक टाइप की एजुकेशनल एक्टिविटी है जो कि हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटी में आता है। तो फिर एक्सटेंशन क्या है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम कॉलेज या स्कूल की जो प्रीमाइसेस होते हैं उससे बाहर जाकर रूरल पीपल के लिए करते हैं तो वो हमारा एक्सटेंशन के अंदर में आता है। उसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सटेंशन। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, देन एक्चुअली एक्सटेंशन दो चीजें हैं, एक है एक्सटेंशन और एक है यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जैसा कि आप लोग समझ गए कि एक्सटेंशन क्या है, आउट ऑफ द स्कूल बाउंड्रीज। तो जो हमारा पहला एक्सटेंशन वर्ड था वो 1866 में इंग्लैंड में जो है उसको यूज किया गया था। उसके बाद जब ये एक्सटेंशन वर्ड यूज हो गया उसके बाद इसको हमने जो है यूनिवर्सिटी में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया तो उसको यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा गया, जो कि 1877 में सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूज हुआ था। एक हमारे जेम्स स्टुअर्ट हैं जो कि सबसे पहले एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन को इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए जेम्स स्टुअर्ट को जो है हम फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी कहते हैं। उन्होंने इस एरिया में काफी सारा वर्क किया था, तो उनके कंट्रीब्यूशन, इतने सारे कंट्रीब्यूशन थे, इसीलिए जो है उनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। Then in addition to participating in field extension is फॉर्मली टॉट इन। पहले जैसा मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती थी उसमें जो है स्कूल की बाउंड्रीज से बाहर ले जाकर टीचिंग या फिर जो भी एजुकेशनल एक्टिविटी है वो की जाती थी। लेकिन बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि इसको हमें स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब भी आप मतलब स्कूल से बाहर जाकर कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमको कई सारे मेथड्स की जरूरत पड़ती है। कई बार होता है कि हम ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कभी होता है मास के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद में अगर आपको आप बाहर गए, वहां पर आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। मान लीजिए एक्सटेंशन एक्टिविटी में आप किसी विलेज में गए, वहां पर जो विलेज के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने आपको बताया कि हमको ये प्रॉब्लम हुई, तो आप उसको सॉल्व करेंगे किसके? जो विलेजर्स हैं उनके साथ में रहकर। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल होता है, एक होता है आरआरए, रैपिड रूरल अप्राइजल, जो कि आप लोग आगे एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। ये सब उसके मेथोडोलॉजीज हैं। तो ये सब मेथोडोलॉजीज से, इन सब मेथड से जो है स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल्स में भी क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है कि आपका यूजी लेवल होता है, उसके बाद जैसा कि बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पीजी भी होती है, पीएचडी भी होती है। तो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मतलब पीजी आपको रिसर्च करना पड़ता है, कई सारे उसमें रिसर्च में कई सारे चीजें होती हैं वो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक्सटेंशन में भी जो है आपको पहले तो रिसर्च हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, मतलब आगे जैसे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको जो जो चीजें करनी पड़ेंगी एज अ स्टूडेंट। अगर आपने एक्सटेंशन को एज अ सब्जेक्ट लिया है तो उसको उसमें भी डिग्री आपको कंप्लीट करने के लिए, पीजी डिग्री हो गया, पीएचडी डिग्री हो गया, कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके,
सो यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। In this context, extension may be defined as the science of developing capabilities of people for sustainable improvement in their life of quality of life। तो क्या है, एक्सटेंशन एक साइंस है जो कि हमारे जो रूरल एरिया के जो विलेजर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप करता है। डेवलप किस सेंस में करता है? सस्टेनेबल वे में करता है। मींस कि वो उस चीज को सस्टेन रख सके, आगे भी वो चीज चलती रहे और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। तो हमारा एक्सटेंशन है उसका कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें कि आपका फर्स्ट है पीपल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक इंसान होता है, उसमें कई सारी पोटेंशियल्स होती हैं खुद के डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, अनलिमिटेड पोटेंशियल्स होती हैं। एक्चुअली ये जो आपके जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आपको सारे पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा, जिससे कि एक जो क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो आप इसको समझ सकें। तो पहला है पीपल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक जो रूरल, हम यहाँ पर एक्सटेंशन में जो है मेनली रूरल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। तो पीपल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, जो पीपल होते हैं उनके अंदर में काफी सारा पोटेंशियल होता है, वो काफी सारा उनके अंदर में ये मतलब अगर उनको हम एडिक्वेट रिसोर्सेज और एजुकेशनल की जो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें तो वो अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जो सेकंड है, द डेवलपमेंट में टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि जो कोई अगर यूथ है तो वही सिर्फ डेवलप करे, या फिर कोई एजुकेशन कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वही डेवलप करे। अगर हम एक ओल्ड जो कि हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं उनको भी अगर हम प्रोवाइड करते हैं, एडिक्वेट एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी उसको लेकर के अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन एडल्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। अब कोई मान लीजिए जैसे एक फार्मर है, ठीक है, अगर आप उसको पढ़ाने जाएंगे कि ये लर्निंग है, ये नई वैरायटी है, या आप इसको सिर्फ इसलिए कि हमको एक्सटेंशन में काम दिया गया कि आपको बताना है, तो आप सिर्फ उनको बुलाएंगे कि आप बैठिए, हम 2 घंटा या फिर आधा घंटा आपको इस चीज पर लेक्चर देंगे, तो कोई भी नहीं आएगा सुनने के लिए, ठीक है। अनलेस कि जब तक उस लेक्चर से या फिर जो आप उनको बताने जा रहे हैं उससे उनका कुछ पर्सनल फायदा हो। पर्सनल फायदा हो, मान लीजिए कि आप उनको बताने जा रहे हैं कि आप ये न्यू सीड वैरायटी या फिर न्यू फिश की वैरायटी आई है, इसको यूज करें, नया ये फीड आया है फिश के लिए, आप इसको यूज करें तो जो आपकी फिशेस हैं उनका जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से होगा। तो इसमें क्या है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उससे उनको ज्यादा अच्छा इनकम मिलेगा, उनका जो है वे ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा। तो फिर वो उसमें जो है इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने के लिए कि हाँ, क्योंकि उसमें उनका जो है फायदा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, एडल्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग ओनली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। सिर्फ पढ़ने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो तो एडल्ट हो चुके हैं, उनको काफी सारे और भी काम है, वो सिर्फ आपके बुलाने पर पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। They are motivated when new learning provides opportunity for increased productivity। वो तभी मोटिवेट होंगे कि जब तक कि आप उनको जो भी बता रहे हैं उससे या तो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, या तो जो भी इम्प्रूव हो रहा है उससे उनका स्टैंडर्ड वे ऑफ जो लिविंग है वो अच्छा होना चाहिए, तभी वो पढ़ने के लिए आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सच लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस नीड ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ओके, तो क्या है कि जैसे आप उनको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आज ये आपकी नया फीड आया है, ये इससे आपका जो ग्रोथ रेट है वो 2% बढ़ रहा है। उसके बाद तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो वाला फीड यूज करने लगे। उसके बाद मान लीजिए 1 साल बाद दूसरा कोई फीड आया, आप फिर वो जाकर उसको बताएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो भी लर्निंग है वो उनकी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, और वो उनकी जो नीड है उसके हिसाब से होनी चाहिए, और वो लर्निंग उनको जो है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज द प्रॉब्लम एज वेल एज द टेक्नोलॉजीज। एक तो जो हमारा रूरल सिचुएशन है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो डे टू डे या फिर
एक निश्चित समय पर कुछ बदलती रहती हैं। एक तो प्रॉब्लम्स बदल रही हैं, ऊपर से जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो जो पहले एक टेक्नोलॉजी फार्मिंग में यूज़ करते थे, मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमको उससे उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिर से नया एजुकेशनल जो हमारा स्टेप्स है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि जो भी ये जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि एक तो सिचुएशन बदल रही है, ऊपर से टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, तो वो होता है ना कि परिवर्तन को एक्सेप्ट जो करता है वही सस्टेनेबल रहता है। तो इसीलिए जो है कि जो भी हमारे रूरल यूथ हैं उनको हमेशा जो है कंटिन्यूअसली हमें एजुकेशनल जो एक्टिविटी है उनसे उनको जो है देना चाहिए वो चीज़। नेक्स्ट, गिविंग the required knowledge and skill, people are capable of making optimal choice for the individual and social benefit। अब हमने उनको सारी जो फैसिलिटीज हैं वो दे दी, हमने उनको बता दिया कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आप इसको अडॉप्ट करिए, तो वो उसको अडॉप्ट करके जो है अपना भी डेवलपमेंट करेंगे, और जब उनका डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली उस विलेज का या फिर उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि एक्सटेंशन में यूज होते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। मींस कि हमारा कोई भी जो है, हमको हमारा एम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या। मान लीजिए आप जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप ये क्लास कर रहे हैं, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान ली इसमें जो है बाद में जब एग्जाम होगा तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपका लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो एंड है आपका क्या है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज टू डेवलप द रूरल पीपल। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स स्कोर करना। उसी तरीके से एक्सटेंशन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रूरल पीपल का डेवलपमेंट करना होता है। डेवलपमेंट करना किस वे में? इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। उनको हम इस टाइप से एजुकेट करें कि वो इकोनॉमिकली भी डेवलप हों, सोशली भी डेवलप हैं और कल्चरली भी डेवलप हों। तो क्या है कि हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको पूरा करने के लिए कुछ एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपल्स का डेवलपमेंट, उसको अचीव करने के लिए। फर्स्ट है टू असिस्ट पीपल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द फेल्ट नीड्स। पीपल जो भी हमारे रूरल यूथ है उनको इस टाइप से हेल्प करना कि वो उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो उसको खुद से पहचान सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। ओके, क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई विलेज में गए, अब वहां पर कि मान लीजिए कि कोई एक फार्मर है, उसके पॉन्ड में उसने फिशेस तो डाली हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसको पता है कि हमारे पॉन्ड की में जो फिश का प्रोडक्शन है या फिर फिश की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसके इसके पीछे क्या रीजन है? रियल रीजन जो होता है, हो सकता है कि उसका सीड अच्छी क्वालिटी का ना हो, उसका जो वाटर का पैरामीटर्स है वो अच्छे ना हो। तो एक्सटेंशन एजेंट का ये काम होता है कि जो भी हमारे रूरल यूथ हैं उनको असिस्ट कर सकें कि उनका जो रियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको वो एनालाइज कर सकें। ओके, देन टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपल एंड हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब क्या है, मान लीजिए किसी एक विलेज में गए, वहां पर कई लोगों को जो है एक कॉमन क्या कम्युनिटी प्रॉब्लम होता है ना, कम्युनिटी में कोई एक प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वहां पर उस कम्युनिटी में एक दो लोग ऐसे होंगे जो आगे आएंगे। अब क्या है, जो लोग आगे आएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो आपको उस विलेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे कि इस विलेज की ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमारा ये सोच है कि हम इसको इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है, क्योंकि वो खुद से आगे आए हैं, वॉलंटरली आए हैं, तो वो एक लीडरशिप उनमें हम देखते हैं
और उनको हम यूज करके, उनके लीडरशिप को यूज करके, क्यों क्या होता है कि अगर आप किसी विलेज में जाएंगे और वहां पर के जो लोकल लोग होते हैं उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, तो वो लोकल लीडर्स जो हैं बाकी के जो उस विलेज के जो विलेजर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज को कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से मानेंगे। इसको एक और एग्जांपल की तरह ले लीजिए, मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो कुछ भी कहते हैं तो जो उस रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं वो उसको ज्यादा अच्छे से या फिर ज्यादा जल्दी उसको मान लेते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से हम विलेज में भी कुछ ऐसे लीडर्स को सर्च करते हैं जिनकी की बात लोग जो वहाँ के विलेजर्स हैं उनको मानते हैं। तो उनको जब वो किसी चीज को विलेजर्स को बताएंगे तो वो ज्यादा जल्दी तरीके से उनको मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा जल्दी एक्शन लेंगे। तो हम तो एक्सटेंशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लीडरशिप डेवलप करना रूरल पीपल में, जिससे कि वो जो उनकी प्रॉब्लम है वो उसको खुद से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है टू डिसेमिनेट रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट इन अ वे पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। ओके, जो भी हमारे मान लीजिए यूनिवर्सिटीज में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो भी रिसर्च हो रही है उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो इंफॉर्मेशन बेकार है अगर वो हमारा प्रैक्टिकल जो हमारे विलेजर्स हैं उनके यूज की नहीं है। ओके, मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक स्पीसीज निकाल दी फिश की जिसकी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत जल्दी है, वो कम समय में ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर रही है, उसका मीट भी बहुत ज्यादा टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो आपको विलेजर्स तक नहीं पहुंची, विलेजर्स उसको उसके बारे में पता नहीं कि ऐसी कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपकी तो वो रिसर्च बेकार है, वो प्रैक्टिकली भी नहीं हो पा रही है, वो फील्ड लेवल तक ही नहीं गई है। तो एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं या फिर एक्सटेंशन का ये काम होता है कि जो भी हमारी लैब में रिसर्च वर्क हुई है उस वो अगर इकोनॉमिकली वायबल है, उससे हमारे जो विलेजर्स हैं उनको इकोनॉमिकली ज्यादा इनकम हो रहा है या फिर वो प्रैक्टिकली फील्ड में प्रैक्टिकल अप्लाई करने लायक है, तो उसको विलेजर्स तक हमारा पहुंचाना। नेक्स्ट है to assist people in mobilizing and utilizing the resources which they have and which they need from outside। अब मान लीजिए कोई एक विलेज है, वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें से कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो वहां के जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं उनको ही यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि सॉल्व करने के लिए हमको कुछ तो लोकल रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हैं जो हमको आउटसाइड द विलेज से हमको लेने पड़ेंगे। तो पीपल्स को ऐसे इस तरीके से हेल्प करना, असिस्ट करना, जिससे कि वो खुद से इस बात को जान सकें कि ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके हम जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोकली सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम कुछ रिसोर्सेज बाहर से मंगा कर यूज करें तो वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट फीडबैक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। अब क्या है, हमने ये सब कर दिया, उसके बाद में विलेजर्स से हमको फीडबैक भी चाहिए होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो हुई कि नहीं हुई है आपने, और जो मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके बारे में जो फीडबैक लेना भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं, हमारा वे ऑफ वर्क क्या है, वो जो हमारा वे ऑफ वर्क होता है उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। मान लीजिए जैसे अब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो भी आप एक सेमेस्टर तक पढ़ाई करते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है आपको अच्छे मार्क्स लाना या फिर गुड इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन जानना। अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो वो उसके लिए आप दो प्रिंसिपल्स पर काम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे वो हार्ड वर्क करते हैं, कुछ होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार चीटिंग कर लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, बस हो जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव तो दोनों का एक ही रहा ना कि हमको मार्क्स अच्छे लाने हैं, लेकिन कोई गलत प्रिंसिपल यूज कर रहा है, कोई अच्छा प्रिंसिपल यूज कर रहा है। तो वही है कि एक्सटेंशन में अभी तक हमने जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उनको हम अचीव करने के लिए क्या क्या वर्क करें, कैसे कैसे हम वर्क करें जिससे कि हम
जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से अचीव कर सके। तो उसमें पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस। अब आप मान लीजिए कि आप एक्सटेंशन एजेंट हैं या फिर एक्सटेंशन वर्कर हैं, आप किसी ऐसे किसी विलेज में जा रहे हैं और वहाँ का जो कल्चर है वो आपके कल्चर से थोड़ा बहुत या तो मिलता जुलता है या तो डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, तो क्या है कि आप जिस विलेज में जा रहे हैं वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, आपको उनके कल्चर को थोड़ा बहुत अडॉप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वहां पर कल्चर है लोग जमीन पर बैठते हैं, ओके, बात करते समय या फिर जो भी है, और आपके यहाँ है हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहां पर अच्छी अच्छी चेयर्स हो, आप डाइनिंग टेबल यूज कर रहे हो, जो भी हो। लेकिन जब आप उस विलेज में जा रहे हैं तो आप क्योंकि उस विलेज के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप उनके साथ अगर जमीन पर बैठेंगे तो उनको भी लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो ये अच्छे से उसको टेकल कर सकते हैं। ओके, तो यही है प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस। जो भी कल्चरल डिफरेंस है हमको उसको मिनिमाइज करना है, हमको उनके साथ में उनका जो कल्चर है अपना कल्चर है उस दोनों को साथ में लेकर चलना है। ओके, देन प्रिंसिपल ग्रास रूट प्रिंसिपल, इसमें क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप्स, लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल प्रॉब्लम्स। ग्रास रूट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी विलेज में गए हैं, वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है तो आपको वो सॉल्व करने के लिए जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं मतलब निचले लेवल के लोगों को इंक्लूड करना, सबसे नीचे लेवल के जो है ग्रास रूट लेवल। ओके, जब आप वहाँ ग्रास रूट लेवल के लोगों को इंक्लूड करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ये इस विलेज के ये रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम यूज करके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। So the extension program should start with local group, local institution and local problems. It must fit the local condition. लोकल कंडीशन क्या है कि हर विलेज की आपकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है अलग अलग विलेजेस की है, अलग अलग विलेजेस में आपको अलग अलग रिसोर्सेज मिलेंगे उस प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपको अलग अलग रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनकी जानकारी आपको वहाँ के लोकल लोगों से ही मिलेगी, वो आपको बाहर का कोई आकर नहीं बताएगा कि इस विलेज में ये लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको की यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं उसको आप ला सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, ये आप लोगों ने नेक्स्ट एक क्लास में भी पढ़ा था, उसमें किसमें, मराइन बायोलॉजी में शायद पढ़ा था। इंडिजिनस नॉलेज क्या होता है कि जो हमारे लोकल लीडर्स, सॉरी लोकल लीडर्स नहीं, जो भी हमारे इंडिजिनस नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि जब मेढक बोलता है तो बारिश होती है, या फिर मान लीजिए कि तालाब में, पौंड में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो केले के तने काट कर डाल दो तो वो उससे जो है ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ता है। तो ये सब क्या है, हमारे इंडिजिनस नॉलेज है। ये इंडिजिनस नॉलेज लोकल लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं और स्पेस टू स्पेस जो है, प्लेस टू प्लेस जो है ये डिफर करते हैं। और ये क्या है कि जो इंडिजिनस नॉलेज होता है ये 1000 years के एक्सपीरियंस पर जो है बेस्ड होते हैं। ये कोई ये नहीं होता है कि 2 साल 3 साल में डेवलप हो गया। ठीक है, जैसे है कि आपकी हल्दी हो गई, हल्दी को चोट पर लगाने से जो है हल्दी चोट जल्दी ठीक होती है, ये आपकी एक इंडिजिनस नॉलेज है जो कई सालों से चली आ रही है प्रैक्टिस में, वो हमारा इंडिजिनस नॉलेज हो गया। देन सो क्या है, people everywhere have indigenous knowledge system which they have developed through generations of work experience and problem solving in their own specific situation. The indigenous knowledge system encompasses all aspects of life and people consider it essential for their survival. Then principle of interest and need. People's interest and people's needs are the starting point of any extension work. Okay, interest क्या है कि मान लीजिए कोई एक फार्मर है, उसको वो फार्मिंग कर रहा है लेकिन उसको इंटरेस्ट है कि वो एक फार्मिंग सिस्टम से दूसरे फार्मिंग सिस्टम में शिफ्ट करना चाहता है। ये एक तो ये इंटरेस्ट हो गया। दूसरा क्या है, नीड हो गया। नीड क्या होता है, मेनली डिफरेंस होता है
व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस होता है उसको हम नीड कहते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है और जो नीड है पीपल्स का, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से हमारा जो है एक्सटेंशन वर्क शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी को एक कल्चर सिस्टम से दूसरे कल्चर सिस्टम में शिफ्ट करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको नॉलेज चाहिए होगा। उसको चाहिए होगा कि हमको अगर मान लीजिए कोई खेत एग्रीकल्चर कर रहा है, वो बाद में फिश फार्मिंग सिस्टम, फिश फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो हम पॉन्ड की गहराई कितनी रखें, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करें, किस टाइप की हम फिशेस को कल्चर करें, इस बारे में तो उसको जानकारी चाहिए होगी। जानकारी कौन देगा उसको? या तो वो किसी कोई कॉलेज हो गया उससे रिलेटेड, या तो वहां पर जाएगा, या तो कोई एक्सटेंशन वर्कर, या फिर जो विलेज में आता है टाइम टाइम पर गवर्नमेंट एजेंट, अगर उसके बारे में उसको नॉलेज है तो वो उससे पूछेगा। तो जहां से हमारा इंटरेस्ट और जहां पर हमारी नीड शुरू होती है, वहीं से एक्सटेंशन वर्क भी शुरू हो जाता है। ओके, टू आइडेंटिफाई द रियल नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आर चैलेंजिंग टास्क, द एक्सटेंशन एजेंट शुड नॉट पास आउट ऑन देयर ओन नीड। अब क्या है, द एक्सटेंशन एजेंट शुड नॉट पास ऑन देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट एज दोज ऑफ पीपल। मीन्स एक्सटेंशन एजेंट कोई भी जब विलेज में जा रहा है, तो उसको ये नहीं करना है कि हमको सिर्फ ये काम दिया गया है, हम जाकर वो बस उसको दे दें, या फिर हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है एक्सटेंशन एजेंट का, हम उसको पास आउट करें। रियल एक्सटेंशन एजेंट का वर्क क्या है कि वो विलेज में जाए, विलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट करे, जो वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट है उसको वो ज्यादा अच्छे से उसको टैकल करे। ये चीज है। खुद का जो क्या कहते हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट, एक्सटेंशन एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है, वो उसको नहीं करना है। वहां पर जो विलेजर्स का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो नीड है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, उनको टैकल करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग क्या है? यहाँ पर आपने जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ा था, वहां पर वो आएगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए फार्मर्स हैं, अब एक फार्मर है, उसका जो वाटर का क्वालिटी है पॉन्ड में वो बहुत बेकार है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और कई लोगों ने उसको बोला है कि चूना डालो, चूना डालो सही हो जाएगा, वो नहीं डाल रहा, उसको लगता है कि चूना डालने से कुछ नहीं होगा। तो सिंपली एक एक्सटेंशन एजेंट का वर्क काम क्या है? उसको जाके बताना। बताना सिर्फ वर्क नहीं है। आप उससे कहिए कि तुम 2 कांच के गिलास लाओ, सेम वाटर दोनों में डालो और एक में चूना डाल दो खुद से, और थोड़े समय बाद देखो वाटर कुछ साफ होता है कि नहीं होता है। तो क्या करेगा वो? सेम अगर चीज रिपीट करेगा तो खुद से देखेगा कि जिस पानी में हमने चूना डाला था वो ज्यादा क्लियर हो रहा है इन कंपैरिजन टू जो दूसरा ग्लास है। तो क्या है कि वो खुद से उसको कर रहा है, तो उसको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में आ रही है। और आपने कोन ऑफ एक्सपीरियंस में भी यही देखा था, या तो जब तक हम खुद से उस चीज को करेंगे तो ज्यादा हमारे ज्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन होती है, ज्यादा हमको अच्छे से समझ में आती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है? मोस्ट पीपल ऑफ द विलेज कम्युनिटी शुड willingly cooperate and participate in identifying the problems, planning of projects for solving। मैंने आपको बताया कि जब आप एक्सटेंशन में आगे पढ़ेंगे तो कुछ मेथड्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक विलेज है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के कई सारे मेथड्स हैं। पीआरए होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। आरआरए होता है, रैपिड रूरल अप्राइजल। पीआरए में क्या होता है कि एक्सटेंशन वर्कर होता है, 1-2 साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी विलेज में जाते हैं और जो विलेजर्स हैं वहां के, उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे बात करते हैं, एक मैप टाइप का ड्रॉ करते हैं कि इस विलेज में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न है, कब बारिश होती है, कब नहीं होती है, जो हमारे विलेजर्स हैं उनका मूवमेंट किस टाइप से होता है, वो किस मंथ में जो है टाउन जाते हैं, कुछ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं। ये सब क्या है, हम लोकल लीडर्स से, या फिर लोकल लीडर्स नहीं, लोकल जो हमारे वहाँ के विलेजर्स हैं उनसे बात करते हैं, उसके बारे में जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको जानते हैं, और उनके बेस्ड पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। ये होता है हमारा रैपिड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो विलेजर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको साथ में
रखना, उनसे बातचीत करना, उनको ये फील कराना कि हम जो भी करने आए हैं या फिर जो प्रॉब्लम है वो उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जब क्या होता है कि जब भी आप किसी प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ ये हमारी चीज है, इसको हम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से करेंगे आप उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली प्रिंसिपल। एक्सटेंशन क्या है, जो हमारा फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक्सटेंशन ये मानता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो प्राइमरी यूनिट है वो फैमिली होती है। अब कोई एक्सटेंशन वर्कर है वो जाकर सिर्फ एक फैमिली में किसी एक से बात नहीं करता है, वो जो वहाँ का यूथ होते हैं उनसे बात करता है, जो वहाँ की वुमेन्स होती हैं उनसे भी बात करता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है कि एक्सटेंशन में हम किसी एक पर्टिकुलर किसी विलेजर को लेकर नहीं चलते हैं, एज अ यूनिट हम एक फैमिली को देखते हैं। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। Identifying different types of leaders and working through them is essential in extension। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्सटेंशन में हम लोकल लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके थ्रू जो हमको मैसेज देना होता है वो देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप लोकल लीडर्स को यूज करेंगे तो जो विलेजर्स हैं आप वो उनकी बात को ज्यादा ज्यादा मानते हैं, उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। आप तो तुरंत नए नए बाहर से आए हैं, आपकी बात पे कौन ही बिलीव करेगा, लेकिन उसी चीज को अगर लोकल लीडर्स वहाँ के लोगों को बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, जैसे हमारा अभी अगर आपको रिसेंट एग्जांपल देना हो तो जैसे मोदी जी हैं हमारे, जो कोरोना फैला हुआ है तो उसके लिए लोगों से कहते हैं कि आप ये घरों से बाहर ना निकले ना निकलें, लेकिन लोग फिर भी निकलते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनके थ्रू वो मैसेज दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिलीजियस लीडर्स कहेंगे तो उस रिलीजन के जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो उसको ज्यादा ज्यादा उस पर ज्यादा अमल करेंगे उस चीज को। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। Extension work and extension teaching method must be flexible and adopted to suits local condition। अलग अलग विलेजर्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और अलग अलग उनको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो जैसे आपके स्कूल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उनका एक सिलेबस होता है, आपको उसी सिलेबस पर स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन एक्सटेंशन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए दो विलेज हैं, दोनों में सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में हो सकता है सॉल्व करने का जो आपका तरीका हो वो अलग अलग हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है और वो एडॉप्टिव होना चाहिए, जो लोकल कंडीशंस हैं उसको सूट करना चाहिए उसको। देन principle of satisfaction। The end product of extension work should produce satisfying result for the people। okay, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, किसके लिए? वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनके लिए, ना कि वो एक्सटेंशन वर्कर के लिए। एक्सटेंशन वर्कर को तब तक वर्क करना चाहिए जब तक वहाँ के पीपल ये ना कह दें कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो या तो सॉल्व हो गई है या तो हमको जो जानना था वो हम जान गए हैं, हमारी नीड खत्म हो गई है। ओके, तो जो भी हमारा सेटिस्फैक्शन, जो भी विलेजर्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन के ही हिसाब से हमको काम करना होगा वहां पर। देन प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है? मान लीजिए आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था पढ़ने का वो था अच्छे मार्क्स लाना। आप पढ़े, आपका हो सकता है कि पहली बार में जो है 50 में से 35 मार्क्स आए। ओके, तो ठीक है, आपने थोड़ी मेहनत की, आपके 35 मार्क्स आए, लेकिन अभी आप सोचेंगे कि हम इससे अच्छा और क्या करें कि हमारे और ज्यादा मार्क्स आए। तो आपने क्या किया? इवेलुएट किया। पहले आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 3 घंटे पढ़ेंगे या 4 घंटे पढ़ेंगे। ओके, या तो हो सकता है कि पहले आप जो आपका जो पढ़ने का तरीका था वो दूसरा था, फिर आप उसको चेंज करके दूसरे तरीके से पढ़ें। तो क्या कर रहे हैं आप? इवेलुएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट एम जो है ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इवेल्युएशन कर रहे हैं, खुद की इवेल्युएशन कर रहे हैं, हम और इस चीज को कैसे और अच्छा कर सकते हैं कि हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो एक्सटेंशन में भी यही होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद में और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उनको सॉल्व करिए, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व करिए और इवेल्युएशन करते रहिए। इवेल्युएशन क्या है? क्योंकि
इवैल्यूएशन क्या है, आपकी जो प्रोसेस है उसको कभी एंड नहीं होने देगा और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इसमें क्या है, इवैल्यूएशन प्रिवेंट्स स्टैग्नेशन, मींस there should be a continuous built-in method of finding out the extent to which the result obtained are in arrangement with the objectives fixed earlier। जो भी आपने पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे उसकी वो लाइन में होने चाहिए। देन आपका जो नेक्स्ट है वो एजुकेशन। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लर्निंग और एक होता है एजुकेशन, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एजुकेशन क्या है कि एबिलिटीज को डेवलप करना इन द सेंस किसी दूसरे के थ्रू डेवलप करना, जिससे कि आपका कोई भी सिचुएशन है आप उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। और लर्निंग क्या होता है, ये सेल्फ ओरिएंटेड होती है। ओके, सेल्फ ओरिएंटेड होती है इन द सेंस कि आप अपने अनुभवों से सीखते हैं चीजों को, वो लर्निंग हो गई। और एजुकेशन क्या होगी, दूसरा जब आपको आकर कोई चीज सिखाता है तो वो चीज आपकी एजुकेशन हो गई। एजुकेशन आपके 3 टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी एक, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो चलती है। इंसान जो है अपने अनुभवों से, जो उसका डे टू डे लाइफ है, हो सकता है वो घर पे जो रहता है या फिर काम करता है तो अपनी गलतियों से कुछ सीखता है ना, तो वही चीज है कि आप अपनी गलतियों से या फिर जो अनुभवों से जो हमेशा सीखते रहते हैं वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। इसमें बोला गया है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच एवरी पर्सन एक्वायर्स एंड एक्यूमुलेट्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इनसाइट्स फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। देन आपका है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो कि सभी लोग जानते हैं, जो आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक्वायर करते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन हो गई। ये क्या होता है, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती हैं, हायरार्चिकली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, मतलब कि इनका एक सिलेबस होता है, आपको वो सिलेबस पढ़ना होता है, लास्ट में एग्जाम देना होता है, फिर आपको डिग्री मिलती है। तो ये आपका हो गया फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे थोड़ा आगे है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आप किसी विलेज में गए, वहां पर विलेजर्स को मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई जानकारी चाहिए, आपने उनका एक ग्रुप बनाया, आपने उस फिर किसी टॉपिक के बारे में उनको एजुकेट किया, वो आपकी हो गई नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे ये एक टाइप का ट्रेनिंग, जैसे आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे आप मान लीजिए कि ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, उनको जिस टॉपिक पर ट्रेनिंग होती है उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन उसमें कोई डिग्री नहीं दी जाती है। ओके, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि यही सिलेबस है, आपको यही पढ़ना है। उसका जो कोर्स होता है फ्लेक्सिबल होता है। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी कैरीड ऑन outside the framework of formal system to provide selected type of learning to particular subgroup। ये हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना है? हेलो, यस सर। हाँ बताओ, पूछो। नहीं पूछना भैया मेरा। हाँ हेलो, किसको पूछना है? हेलो, हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, ये जो एक्सटेंशन होता है ये रूरल में ही हो सकता है क्या, कॉलेजेस में नहीं हो सकता है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया ना कि जैसे सर